मैंने इंजीनियरिंग की भी है। इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड आई रन 2 कंपनीज और मैं एक स्कूल चलाता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अब मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन मैं कुछ करता हूँ, आप कुछ करेंगे फ्यूचर टेंस में। ओके, तो वी स्टार्ट यहाँ से, आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आपका नाम और आप क्या करेंगे इंशाल्लाह। बैठ के ज़ोर से, क्या है इनका नाम? ज़ोर से सुनाई दिया? ठीक। आप बीएससी कर रहे हैं, करेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह जी। हाँ, आगे जाके इंजीनियरिंग करेंगे इंशाल्लाह। यस। हाँ, नहीं सुनाई दिया आपको? सुनाई दिया इनका नाम? मैं पूछूंगा नाम, ठीक है? तो सबका नाम याद रखना आपको। साहिल, इंशाल्लाह सीए बनेंगे। पहले क्या बनेंगे? मोहम्मद अली क्या बनेंगे? बीएससी। आप फैसल इंजीनियर बनेंगे और साहिल सीए बनेंगे। वेरी गुड, डाइवर्सिटी है हमारे पास। आप शेख मोहम्मद यासीन और मेरे को एलएलबी करना। एलएलबी करना। वेरी गुड, माशाल्लाह, डाइवर्सिटी और बढ़ रही है। लॉयर, आप माशाल्लाह कुछ कर रहे हैं जी जी, माशाल्लाह। तो ये तो गलत जगह आ गए आप। तो आप आ जाइए, यहाँ बैठे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो इंशाल्लाह विल कैच अप आफ्टर दिस जी। माशाल्लाह। ओके, टीचिंग जी। आर्किटेक्चर कर रहे हैं, करेंगे जी। आपसे जी, नहीं सुनाई दिया जी। एसआई, ओके जी। अम्मान, ओके। आर्किटेक्चर जी। आप कुछ कर रहे हैं? माशाल्लाह जी। और आप क्या करेंगे इंशाल्लाह? मेडिकल फील्ड में जाना है। रेहान की रैयान, BCA इन AI। वेरी गुड, माशाल्लाह जी। फुरकान जी, आप क्या करेंगे? मेडिकल फील्ड में जाएंगे। ओके, आप लोग? यस, गो अहेड। माशाल्लाह, हाँ जी। डिसाइड नहीं किया, वेरी गुड, एक्सप्लोर कर रही हैं। आप लोग ऑलरेडी बैचलर्स कर चुके हैं, कर रहे हैं जी। आप क्या करेंगे? साइबर सिक्योरिटी विद IoT करेंगे, कर रहे हैं, माशाल्लाह। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वेरी गुड, एनवायरनमेंट इंजीनियर, इंटरेस्टिंग। तो हमारे पास डाइवर्सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इंजीनियरिंग के 3-4 लोग ही हैं, बाकी हमारे पास पूरी डाइवर्सिटी। और इंजीनियरिंग में भी रिपीट इंजीनियरिंग नहीं है, तो रोबोटिक्स है, कोई AI है, तो काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क इज, आप लोग ने ये पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया? व्हाई डू यू थिंक फैसल यू शुड बिकम अ CA? व्हाई? या आप BCA करना चाह रहे हैं IT में? व्हाई? या आप रोबोटिक्स करना चाह रहे हैं? ओके, अच्छा, हाथ उठाइए। आई विल आस्क अ क्वेश्चन। कितने लोग ने पढ़ाई की है कि कितने कोर्सेज होते हैं और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जस्ट कीपिंग इन माइंड इंडिया का पर्सपेक्टिव? जी, आपने किया है, वेरी गुड, माशाल्लाह। एनीबडी एल्स? आप लोग ने नहीं पढ़ाई किया, तो हाउ डिड यू मेक योर माइंड? आपने तो देखा था ज़माना रोबोटिक्स का है, AI का है, कंप्यूटर्स का है, सो यू डिसाइडेड यू विल गो अहेड एंड डू रोबोटिक्स। वेरी गुड। आप लोग, बाकी लोग, एनीबडी हियर जिसने एक फील्ड चूज़ किया है क्योंकि उसके फैमिली में कोई वो चीज़ कर रहा है, या उसके अड़ोस पड़ोस में, या उसके फ्रेंड सर्कल में, या उसके चाचा मामा खालू कोई, उस वजह से आपने वो फील्ड चूज़ किया है? हाउ मेनी ऑफ यू?
माशाल्लाह। आप कोई आर्किटेक्चर है, कोई वेरी गुड। तो आपने सोचा कि आप आर्किटेक्ट बनेंगे, या दोनों डॉक्टर हैं तो आप, बट ऑब्वियस आप तो डॉक्टर ही बनना है आप। सही है। एनीबडी एल्स? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट माइंडसेट, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका भी माइंडसेट, एक थोड़ा सा माइंडसेट पे बात करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनके इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या कहा, काउंसलर हैं और क्यों आए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी काउंसलर है तो क्यों आए हैं, बेहतर करने के लिए। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। तो आप लोग अभी तो एक फील्ड डिसाइड करेंगे क्योंकि आप लोग 10th या 12th में हैं, बट लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जब तक आपकी आंख नहीं बंद हो जाती है तब तक लर्निंग नेवर स्टॉप्स। लर्निंग हमेशा कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रहती है। मैंने मास्टर्स किया IIM बैंगलोर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, इंडिया का टॉप रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। मेरी क्लास में एक 70-year-old अंकल थे, ही वो स्टडिंग अलॉन्ग विथ मी, वो रिटायर होके आए थे और फिर वो MBA कर रहे थे। तो ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए। तो विल मूव अहेड, ये टॉपिक नहीं था बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट क्योंकि यू ब्रॉट दैट अप। साहब की केस स्टडी के जैसी मेरी भी कुछ केस स्टडी है। तो आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। मेरे अम्मा अब्बा, दादा दादी, नाना नानी, खाला खालू, मामा मामू, ममानी, बहनें 4, एवरीबडी इज अ डॉक्टर। मैंने कहा ये फील्ड नहीं करना। देन आई वेंट आउट एंड सर्च कि क्या कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बहुत अच्छा था तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया। एंड देन उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि इंजीनियरिंग तो बहुत माशाल्लाह थी। तो फिर मैंने फील्ड चेंज किया, आई गॉट इनटू मैनेजमेंट, और फिर मैंने वहाँ पे अपनी पहली कंपनी शुरू की। दैट बीइंग सेड, आप लोग जो मेजॉरिटी है हमारे पास, तो मुझे ये समझना है कि आप लोग कैसे डिसाइड करें करियर पाथ्स। आप लोग ज़िंदगी भर जो अपने स्पेंड करने वाले हैं, हाउ आर यू गोइंग टू स्पेंड डूइंग समथिंग जो आपको पता ही नहीं है, आपने किसी को देखा नहीं है, आपने किसी से इंस्पिरेशन नहीं लिया है। तो हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड कि ये आपको फलां चीज़ करनी है। जैसे आपने कहा BSc IT करनी है, आप किसी ने IoT कहा, किसी ने कंप्यूटर साइंस कहा, किसी ने LLB कहा, तो आपने किस बेसिस पे ये डिसाइड किया? हम्म 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 हम्म, हाँ जी। कोई जो लोग ऑलरेडी कुछ फील्ड चूज कर चुके हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, यस, व्हाई डिड यू चूज दैट फील्ड? आप ऑलरेडी हाथ साफ कर रहे थे उसमें तो यू, इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस। एनीबडी एल्स? आपने क्यों चूज किया एनवायरमेंटल स्टडीज? ऐसे ही चले गए फ्लूक में, बस कहीं रास्ता नहीं पता था, निकले थे कहीं तो पहुंच गए। हाउ मेनी ऑफ अस डू दिस? सेज इंडिया में 90% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसे ही अपने करियर पाथ्स चूज करते हैं। या तो किसी के रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में किसी से इंस्पायर होते हैं, उनसे एक इम्प्रेशन लेते हैं और फिर वो फील्ड चूज करते हैं, या फिर कहीं तो भी चले जाते हैं क्योंकि मार्क्स अच्छा नहीं आया तो अगर 80% के ऊपर आया तो भाई साहब साइंस लेना है, 60 से 80 के बीच में आया तो कॉमर्स लेना है, 60 के नीचे आया तो आर्ट्स लेना है। ये हमारा नॉर्मल माइंडसेट है। लेकिन एक्सेलेंस एक चीज़ होती है एंड दैट इज इररिस्पेक्टिव, आप जो भी फील्ड में रहे, अगर इफ़ यू एम एट एक्सेलेंस तो फिर आपको बहुत अवेयर डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ में एंड यू हैव टू बी वेरी पर्पसफुल। इन्होंने 3 चीज़ पॉइंट आउट की थी, कोई पॉइंट आउट कर सकता है क्या इन्होंने कहा? फर्स्ट पॉइंट वाज हिज चॉइस, सेकंड पॉइंट हो गई, सेकंड पॉइंट ही स्पोक अबाउट एप्टीट्यूड, मैं खड़े होके बोल पाता हूँ, मैं मेजर कर पाता हूँ, ये कर पाता हूँ, वो कर पाता हूँ, तो ही हैज़ एन एप्टीट्यूड। और थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीइंग मुस्लिम्स हमारे लिए। और कोई पॉइंट आउट कर सकता है इनका थर्ड पॉइंट क्या था? कौम के लिए, एग्जैक्टली। हम जब करियर पाथ चूज करते हैं तो अक्सर 99.9% टाइम्स हम करियर पाथ एक सेल्फिश माइंडसेट से चूज करते हैं कि हमको क्या करना है और हमको क्या चीज़ चाहिए, हम कितना पैसा एस्पायर कर रहे हैं, हमारे पास कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमारे पास कितने बंगले होने चाहिए, ये एस्पिरेशन हमारा होता है जब हम करियर पाथ चूज कर रहे होते हैं, सिर्फ पर्सनल का सोचते हैं। लेकिन बीइंग मुस्लिम्स, आर वी अलाउड टू डू दैट? क्या हम
तो वी नीड टू चूज करियर पाथ्स बेस्ड ऑन कॉम का क्या होगा। एंड बाय कॉम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मुस्लिम कॉम। जब अल्लाह ताला ने कहा कि आप देने वाली कॉम है, तो हमको तो पूरी इंडिया का देखना है, पूरे ग्लोबली देखना है कि हाउ वी कैन डू समथिंग जो हमारे इंटरेस्ट का भी हो, हमारा एप्टीट्यूड भी उसमें हो, एंड वी कैन गिव बैक टू सोसाइटी। अगर हम ये 3 चीज़ कर लें तो देर इज़ नो अदर पर्पस कि हमारा मतलब हमारा हर काम फिर अल्लाह ताला की राह में ही होगा। एंड हर चीज़ हम जो कर रहे होंगे वो हमारा गिव बैक के एटीट्यूड से होगा। एंड देन वी हैव अ सोशल स्टैंडिंग ऑल्सो इन द कम्युनिटी। आज हमारे पास सोशल स्टैंडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि एवरीबडी इज स्ट्राइविंग फॉर देमसेल्व्स एंड दिस इज अ रियलिटी वी हैव टू एक्सेप्ट। तो ये चीज़ के साथ मैं आपको एक ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड विल डू अ वर्कशॉप काइंड ऑफ अ थिंग। आप लोगों को लेक्चर वाला चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, और मैं यहाँ पे खड़े रह के बहुत सारा कुछ बोल दूँ, या फिर थोड़ा सा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे? व्हाट इज़ मोर इंटरेस्टिंग? वर्कशॉप जैसा। तो विल डिवाइड, गर्ल्स का एक ग्रुप कर लेते हैं, बॉयज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग का हो चुका है। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट हाउ मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन इंडिया। सिर्फ करियर अपॉर्चुनिटीज आपने कभी सोची होंगी या कोई करता है? एनीथिंग, राइट फ्रॉम MCGM का जो स्वीपर सुबह रोड साफ करने आता है, वहां से लेके आप इसरो का एस्ट्रोनॉट पकड़ लीजिए, वॉट एवर यू कैन थिंक। आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप UPSC करना चाहते हैं, एनीथिंग, कैन वी डू दैट? तो आप लोग आगे आ जाइए। द फर्स्ट 2 रोज आप लोग टर्न होके बैठ जाइए, द लास्ट 2 रोज आप लोग एक ग्रुप बन जाइए एंड द गर्ल्स हियर। एंड दिस इज अ 5 मिनट एक्टिविटी। 5 मिनट में आप लोग, एंड आई वुड एडवाइज यू टू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस बिकॉज कैन वी डू इट? आप लोग के पास पेपर पेन है? फोकस कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें? इंस्पिरेशन किससे ले रहे हो? इंस्पिरेशन किससे ले रहे हो? अबे नहीं, मतलब टॉप 3 चैनल जिसका कंटेंट ले सकते हो। 200 से ज़्यादा क्या सबके, किसी के पास स्मार्टफोन है? कैन वी डू अ फास्ट गूगल सर्च? कितने कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं? 553 मिलियन। मिलियन। आप करिए, आप कुछ भी नहीं, आपका गूगल अलग बताएगा, आप देखिए। हाँ, इन इंडिया कर लीजिए, इन बॉम्बे कर लीजिए, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। मम्मा के पास है, यहाँ पे है, फैसल की मम्मा के पास है, गूगल सर्च करिए। बिगेस्ट नंबर किसके पास है? 553 मिलियन। छोटा नंबर दो यार थोड़ा। 7.2 बिलियन। अरे यार, इतनी तो आबादी है दुनिया की। 7.2 बिलियन। 113, दैट्स इट। बस 113। अरे इतने तो ये रूम में आ गए। जी जी, 40,355 जॉब्स इन बॉम्बे, इन बॉम्बे करंटली। करियर अपॉर्चुनिटी कितने टाइप्स के होते हैं? 250 करियर अपॉर्चुनिटीज। आपको समझ में आता है ना कितनी चीज आप चूज कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं। 1 मोर मिनट। आप लोग एक नंबर, आप लोग, बाकी लोग नहीं। 79 करियर पाथवेज। ओके, इंटरेस्टिंग। 12,000 करियर्स। वो तो सिर्फ एक वेबसाइट पे 12,000 है। इंटरेस्टिंग। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज इनफाइनाइट है, लिटरली इनफाइनाइट करियर अपॉर्चुनिटीज है। हमने आज से पहले कितनी सुनी थी? इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ सुन लिया था, आर्किटेक्ट देखे थे, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, और कुछ CA CS देख लिया था, फैशन डिजाइनिंग देखा था, और कुछ मर्चेंट नेवी देखा था, और आर्मी, सिविल सर्विसेज, इंटरेस्टिंग, और नेवी में, हाँ, मोची हो गया। ओके, MBA। ओके, आप वापस गो बैक इनटू योर ग्रुप्स एंड डिस्कस ऐसा कोर्स जो बाकी लोग ने कभी नहीं सुना होगा। सुना है? ये ग्रुप आपको डिस्कस करना है एंड देन कम अप विथ 1 कोर्स जो किसी और ने नहीं सोचा होगा। यू आर अलाउड टू गूगल। ऐसा वियर्ड कुछ कोर्स लेके आइए जो आज से पहले आपने सुना नहीं है।
और यहाँ पे इस रूम में भी किसी ने नहीं सुना होगा। नहीं सुना है तो नहीं अलाउड है। करियर भी हो सकता है, करियर अपॉर्चुनिटी। हाउ डू यू डिफरेंशिएट? अ करियर अपॉर्चुनिटी विल इवेंचुअली बिकम अ जॉब। जी, पेंट टेक्नोलॉजी सुना था आपने? मैथमेटिशियन सुना था? पेंट ऐसा कुछ कोर्स बताना है दैट ही गोज बैक विथ सम इंफॉर्मेशन। ही हैज कम हियर एज अ करियर काउंसलिंग कोच। ऐसे कुछ कोर्स देना है जो वो अपनी नोटबुक में लिख के लेके जाए, समथिंग दैट ही डज नॉट नो। पेंट टेक्नोलॉजी किसी ने सुना था पहले? सुना था, ओके, नॉट काउंटेड। सुना था भाई साहब? नॉट काउंटेड। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी सुना था आपने? मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी किसी ने सुना है? क्या होता है? एक्सरे निकालते हैं ना, तो वो जो एक्सरे निकालते हैं उसका जो टेक्नीशियन बनता है उसका भी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का एक कोर्स होता है। एक्सरे निकालने की मशीन बनाने का भी एक कोर्स होता है। जूलॉजिस्ट कॉमन है, वुड पेंटर, कारपेंटर, वुड पेंटर। ओशनोग्राफी इंटरेस्टिंग, किसने सुना था? ओशनोग्राफी क्या होता है? ओशन को एक्सप्लोर करते हैं। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। तो आपके ग्रुप का तो हो गया। दी अदर टू ग्रुप्स ओशनोग्राफी। किसी को पता था ओशन को भी एक्सप्लोर करने का एक कोर्स होता है? आपको कैसे पता चला? गूगल किया, इंटरेस्टिंग। फॉरेस्ट्री, पेड़ लगाने का एक कोर्स होता है, पता है? किसको पता था? किसी को नहीं पता था, इंटरेस्टिंग हो गया, आपका भी हो गया। ट्री क्लाइंबिंग का कोर्स है, बैचलर्स का कोर्स है कि ऐसे ही सर्टिफिकेट कोर्स है? नहीं, करियर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो है। एंड व्हाट इज दैट? स्टडी ऑफ मॉसेस। मॉसेस, इंटरेस्टिंग। मॉस पता है क्या होता है? मॉस क्या होता है? पानी के ऊपर नहीं लगता मॉस। मॉस जानते हैं क्या होता है? ईंट की दीवार पे अगर बहुत दिन तक पानी गिरता है ना, बारिश में दीवार के ऊपर एक हरी सी घास जैसा आता है। काई की बात नहीं कर रहा हूँ, काई अलग होता है। काई वो होता है जिस पर स्लिप करता है इंसान। काई की बात नहीं कर रहा हूँ, जो घास के जैसा होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं उसमें, उसको मॉस कहते हैं। और उसका भी एक बैचलर्स है, मॉसोलॉजी। क्या है मॉसोलॉजी? आई डिडंट नो दिस। मॉसोलॉजी। तो मॉस की स्टडी, प्रोफेशनल मर्नर, व्हाट इज दैट? रोने वाले, पता है आपको? रोने वाले होते थे। अगर कोई नॉर्थ इंडिया से है तो रोने के लिए जब मौत हो जाती थी तो हाँ बुलाया जाता था रोने वालों को। वो लोग गा गा के रुलाते थे सबको। तो अब तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आपने क्रिश्चियन डेथ्स देखी होंगी, क्रिश्चियन फ्यूनरल्स अभी भी जो है वो प्रोफेशनल मोनर्स को बुलाते हैं। तो वो बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं है, इसलिए उसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन वो भी एक जॉब है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज आई वॉन्ट आप सब यहाँ से वापस जाएं तो आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि दुनिया में लिटरली इनफाइनाइट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और उसके लिए इनफाइनाइट कोर्सेज हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको पता ही नहीं होता है कि हमको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ में हमारा एप्टीट्यूड है, और हमको वो चीज़ करके कौम की हम कैसे खिदमत कर पाएंगे। तो दैट्स वाई व्हाट डू वी चूज़? वी चूज़ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, लॉ, यही बुनियादी चीज़ें। एंड ये बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैं आपको हकीकत की बात बताऊंगा, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स है 47% इंजीनियर्स हु आर ग्रेजुएटिंग आउट ऑफ इंडिया आर नॉट एम्प्लॉयबल। क्या मतलब हुआ इसका? वो काम के लायक नहीं है। 47% इंजीनियर्स, आधे के आधे इंजीनियर्स काम के लायक नहीं। एवरेज इंडियन इंजीनियर को ग्रेजुएशन के बाद एज अ फ्रेशर क्या पे होती है? एनी गेसेस, वाइल्ड गेसेस? जिसको पता है, जो लोग ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो लोग नहीं बोलेंगे। जिसको नहीं पता है, जिसको इंजीनियर बनना है, क्या गेस कर सकते हैं कुछ? अ वेरी हैंडसम पे वुड बी 20,000 रुपीज़ पर मंथ इंजीनियरिंग करने के बाद। इंजीनियरिंग करने के लिए आप तकरीबन अगर बॉम्बे से करेंगे तो 4 से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना होगा सिर्फ ट्यूशन फी में।
उसके अलावा जो आपके बाकी पूरे खर्च होंगे वो सारा कुछ। एंड व्हाट विल यू अर्न? 20,000 रुपीज़ अ मंथ। एक एवरेज डिसेंट सा इंजीनियर जो बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव काम नहीं किया ड्यूरिंग हिज इंजीनियरिंग लाइफ। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब हम लोग आते हैं कि एप्टीट्यूड कैसे पता करेंगे, इंटरेस्ट कैसे जानेंगे। भाई साहब हमारे तो इंटरेस्ट क्या होते हैं? क्रिकेट, वही एक इंटरेस्ट होता है हमारे पास। ज़्यादा कुछ सोच लिया किसी ने तो फुटबॉल वुटबॉल। और लड़कियां हैं तो मुस्लिम लड़कियां तो फिर कपड़ा सिलेंगी, या तो मेहंदी लगाएंगी, या तो खाना बनाएंगी। दैट्स ऑल वी कैन थिंक ऑफ। बट गोइंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल, वॉट ऑल कैन वी थिंक ऑफ? मैं आपको कुछ वियर्ड करियर पाथ बताऊं। आई नो ऑफ अ पर्सन हु गेट्स पेड 45,000 रुपीज मंथली। उसका काम क्या है? वो बंदा भाई साहब सुबह 6 o'clock को ही स्टार्ट्स रीडिंग न्यूज़ पेपर्स। ही हैज़ टू रीड 20 न्यूज़ पेपर्स एवरी डे, एंड वो 20 न्यूज़ पेपर्स का समरी इन 15 मिनट्स उसको अपने बॉस को बताना होता है। गाड़ी से जाते वक्त ही सिट्स विद हिज बॉस, और वो 20 न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बॉस के इंटरेस्ट की, वो उसको वो 15 मिनट में अपने बॉस को बताना होता है। ही गेट्स पेड 50,000 रुपीज़ जस्ट टू डू दिस। उसके बाद पूरा दिन उसके पास खाली। ये डेटा को एब्जॉर्ब करिए। मॉर्फोलॉजी का एक डेटा आपको मिल गया है। अब मैं नेक्स्ट चीज जो है वो, आप लोग जो भी करियर पाथ चूज करेंगे टिपिकली आपकी पूरी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व होगी। वॉट एवर यू चूज, तकरीबन वही कुछ करेंगे। आप इंजीनियरिंग कर लेंगे, आपने कोई भी इंजीनियरिंग किया, आपने एरोनॉटिक्स किसी ने कहा, किसी ने रोबोटिक्स कहा, किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा, किसी ने IoT कहा। टेक्निकली इंडिया इज़ द IT कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग IT सेक्टर में ही जॉब पाते हैं। अगर किसी को 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये जॉब्स चाहिए तो पर मंथ तो आपको ये चीज़ का रियलाइजेशन भी बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए कि आप लोग जो भी करियर पाथ चूज करेंगे, इफ़ यू गेट इनटू आर्किटेक्चर, इफ़ यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो आप जिंदगी भर बिल्डिंग प्लान्स बनाएंगे, सिटी प्लान्स बनाएंगे, अर्बन प्लानिंग करेंगे, ड्रेन्स डिजाइन करेंगे, सारा कुछ। इस डस यू वांट टू कम इनसाइड? हाँ, जगह दे दीजिए थोड़ी सी। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं या मेडिकल रिलेटेड कोई इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल इम्पैक्ट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब एक चीट कोड मैं देता हूँ, हमारे पास 2 लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे होते जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होता, वुड यू बी एबल टू डू वट एवर यू आर डूइंग टू दैट लेवल ऑफ एक्सेलेंस? पॉसिबल था? आप संडे को दोपहर में 3 बजे जब दुनिया भर क्रिकेट देख रही है या फिर खाना खा के सो गई है या अपनी फैमिली के साथ बाहर गई हुई है, आप अपना संडे बर्बाद करके यहाँ आते एक करियर काउंसलिंग सेशन अटेंड करने, किसके लिए? 10th स्टैंडर्ड के लिए, जस्ट बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव इन व्हाट आई एम डूइंग। पॉसिबल है? आपने कितने लोग को ऐसा देखा है? नहीं पॉसिबल है। तो हम एक अगेन लिटरल स्टैटिस्टिक्स है कि हम जितने भी लोग हैं मेजॉरिटी उसमें से अपने जॉब से बोर हो चुका है, मन भर गया है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डिडंट डू इट आउट ऑफ पैशन। हमने पैसे के लिए काम किया था, और जब पैसे के लिए आप काम करते हैं, पैशन रहता नहीं है, तो आपका मन भर जाता है। द मोमेंट यू लीव ऑफिस, ऐसा होता है कि काम को साइड रख देते हैं। अब दिस इज़ माई टाइम, दिस इज़ माई पर्सनल टाइम। हमारा ये काम है, आई रन अ कंपनी, बीइंग मैनेजर ऑफ द कंपनी और ओनर ऑफ द कंपनी, मैं 18 घंटे दिन के भी लगा दूँ, फिर भी आई फील मेरा दिमाग कंटिन्यूसली अगले दिन पे चल रहा होता है। नेक्स्ट डे व्हाट डू आई हैव टू डू? अगर इतना पैशन होगा तो वॉट एवर यू आर डूइंग यू विल डू इट विथ एक्सेलेंस। आप जो भी काम करेंगे वो एक्सेलेंस से करेंगे, एंड दूसरे आप जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको बोर नहीं होगा कभी। यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। द 3 पॉइंट्स दैट ही सेड, अगेन व्हाट वाज द फर्स्ट? चॉइस। आपको एकदम डाई हार्ट पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए वो चीज़ करने का, तब जाके आप फिर नेक्स्ट उस पर जाएंगे कि एप्टीट्यूड है कि नहीं है। अब मुझे जुनून है कुछ मेडिसिन में कुछ करने का, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड नहीं है मेडिसिन में घुसने का, तो डू आई गो हेड एंड डू इट? नो, दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन वी आर टेकिंग। एंड देन द थर्ड थिंग कि हमको वी हैव टू थिंक बिगर देन आवर सेल्व्स। इट इज़ नॉट जस्ट मी, माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई चिल्ड्रन।
हमको कौम का भी देखना है, हमको हमसे बड़ा कुछ देखना है। एज अ सोसाइटी हम एक उम्मत है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट वॉट एवर द उम्मत रिक्वायर्स। आजकल आपने बहुत सारे यूपीएससी के ट्रेनिंग सेंटर्स देखे होंगे। वाई हैव दे कम अप? बॉम्बे में 3-4 फ्री यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर है, बिकॉज कॉम को उसकी रिक्वायरमेंट का एहसास है। वैसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉम का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे इतने बड़े ग्रुप में किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं पॉलिटिकल साइंस करूँगा। वी नीड दैट। वी डोंट हैव अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। एक लॉयर बनना चाहता है, वी डोंट हैव लॉयर्स। हमारे पास अच्छे लॉयर्स हैं नहीं। वी डोंट हैव इंजीनियर्स हु कैन मेक थिंग्स ऑफ द फ्यूचर, जो फिर ये इंजीनियर्स गिव बैक। एक अब्दुल कलाम थे, एक एपीजे थे। ही मोदी ऑल्सो हैड टू से कि ही इज एन एक्सेप्शनल मुस्लिम। क्यों भाई साहब? बिकॉज ही वॉज गिविंग बैक टू सोसाइटी। हम जो भी काम करते हैं मीडियोकर लेवल पे करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप लोग ये एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये एरिया में, इस स्पेसिफिक एरिया में, ये पाइप रोड वाले एरिया में, इफ़ यू गाइज नो दिस एरिया, तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें एक एवरेज शेफ़ की पे होती है 10 से 12 हज़ार रुपये महीने की। आप यहाँ से थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, कुर्ला डेपो से लेके फौजिया हॉस्पिटल तक, तो वहाँ पे थोड़े से बेटर रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे एक शेफ़ की एवरेज पे होती है 30 से 40,000 रुपीज़। आप उससे थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, बीकेसी में 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, ट्राइडेंट, सॉफिटल और हयात वयात है कलीना में। यहाँ पे एक एवरेज शेफ़ की पे होती है 2-3 लाख रुपए महीना। शेफ़ ही है, खाना ही बना रहा है। इसके बाद आप मिशलिन स्टार शेफ्स देख लें तो उनकी एवरेज पे 20 से 25 लाख रुपए महीना होती है। यू सी द डिफरेंस? तो आप जब एक पाथवे चूज करें अपने लिए, 70+ पाथवेज यू सेड। पाथवे मतलब इंजीनियरिंग एक पाथवे है। इंजीनियरिंग 73 जो भी नंबर आपने दिया था, 73 में से एक पाथवे इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज है? मे बी अराउंड 200 अपॉर्चुनिटीज। मरीन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अलग अलग, आप सिर्फ प्लेन के फ्लैप्स डिज़ाइन करने की इंजीनियरिंग होती है, एक प्लेन का इंटीरियर डिज़ाइन करने की, प्लेन का एक्सटीरियर डिज़ाइन करने की, फाइटर प्लेन की, सुपरसोनिक प्लेन्स की। देर आर लिटरली 200 टाइप्स ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दैट यू कैन डू व्हेन यू डूइंग अ मास्टर्स। एग्जैक्टली वैसे 73 टाइप्स ऑफ पाथवेज हैं। इंजीनियरिंग एक है, मेडिसिन एक है। मेडिसिन में क्या क्या होता है? डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, पैरामेडिक बन सकते हैं, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा वो बन सकते हैं, ड्रगिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारा कुछ है। वी नीड टू एक्सप्लोर कि हम क्या क्या कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड वैसे 70 अदर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास। फूड इंडस्ट्री है तो फूड टेक्नोलॉजी एक चीज़ होती है। अगर आप कभी मॉल में जाएंगे तो रॉ कंपनी एक है, रॉ प्रेसरी एक कंपनी है, उसका जूस खरीदिएगा। एक रियल का जूस मिलता है, रियल का जूस विल कॉस्ट यू 20 रुपीज़ फॉर अ बॉटल। रॉ का सेम फ्लेवर का जूस आपको 100 रुपये का बॉटल मिलेगा। रॉ के जूस में कोई प्रेजर्वेटिव नहीं होता है, लेकिन वो भी बॉटल में ही आता है। रियल के जूस में प्रेजर्वेटिव होता है, इसलिए वो 20 रुपये का मिलता है। रॉ का जूस बिना प्रेजर्वेटिव के 100 रुपये का मिलता है। डिफरेंस क्या है? रॉ का जो जूस निकलता है उसको ब्लास्ट फ्रीज करते हैं, एक टेक्नोलॉजी है। थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको बहुत ज़ोर से बहुत स्पीड में ठंडा कर देते हैं, तो उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो मर जाती है, वो पूरी ऑन द स्पॉट डेड हो जाती है। तो उसके बाद आपको प्रेजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं, आप रखिए जितना टाइम रखना है आपको, लेकिन वो कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, जो कि एक करियर अपॉर्चुनिटी है। ये एक छोटी 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 ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है। ये चीज़ आपको एक्सप्लोर करना है, बिकॉज द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू स्पेंड डूइंग दीज थिंग्स। एंड अगर आपने एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं लिया, आपने क्योंकि कहीं देख लिया था, किसी को करते हुए देख लिया, कोई मोहल्ले में कर रहा है, किसी के पेरेंट ने किया है, किसी के दोस्त ने किया है, किसी का कोई बड़ा भाई कर रहा है, कजिन्स कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इफ़ यू आर टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी, एक लीप ले रहे हैं, तो नो दैट कि आप जब तक बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, हो सकता है कि वो इंडस्ट्री कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हो सकता है बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो। अंकल ने कहा था कि उन्होंने टेक्स्ट बुक खोल के देखा था, सिलेबस में देखा था कि ज़्यादा थियोरटिकल कुछ नहीं हो, देन आई विल चूज दैट सब्जेक्ट। व्हेन आई डिड इंजीनियरिंग आई वाज नॉट मैच्योर इनफ, तो मैंने भी आप लोग की तरह इंजीनियरिंग की कि मुझे पता था मुझे मेडिसिन नहीं करना। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या दिख रही थी? इंजीनियरिंग, क्योंकि उसमें कुछ बनाने मिलेगा मुझे।
एंड आई हैड अ क्रेज फॉर मेकिंग थिंग्स, आई स्टिल हैव अ क्रेज फॉर मेकिंग थिंग्स। मुझे ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया, दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज आई हैव गेन्ड ऑन द वे। मुझे बनाने में बड़ा मजा आता, तो इंजीनियरिंग मैंने ले ली। लेकिन जब मैंने मास्टर्स लिया तब मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ की। मैंने एक एक इंडस्ट्री को खोल खोल के देखा और फिर उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखे, एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ, ये फला कोर्स, ये फला यूनिवर्सिटी का इसमें इंटरेस्टिंग है। व्हेन आई रन अ स्कूल, मेरी स्कूल में बच्चे बिल्कुल ऊट पटांग कोर्सेज करते हैं। तो वी रन एन ऑल्टरनेट स्कूल, वो स्कूल में खुद वी शैडो प्रोफेशनल्स। तो स्कूल के बच्चे जो हैं वो प्रोफेशनल्स को शैडो करते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारी स्कूल में एक बच्ची है, वो ज्वेलरी डिज़ाइन का एक बैचलर्स का कोर्स है। बॉम्बे में सिर्फ एक ही जगह होता है, DY पाटिल इंस्टीट्यूट में। 4 लाख रुपये उसकी साल की फ़ीस है। 4 साल का कोर्स है, 16 लाख रुपये उसकी फ़ीस है। दैट किड, माई स्कूल किड, शी इज़ एक्सप्लोरिंग समन हु इज़ डूइंग दैट कोर्स जस्ट टू फिगर आउट कि उसको वो इंटरेस्ट है कि नहीं। ज्वेलरी डिज़ाइन में तो बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन वो पर्टिकुलरली वो कोर्स में उतना इंटरेस्ट है कि नहीं। तो वी नीड टू गूगल। आज सबके पास गूगल है, आपके पास डिवाइसेस हैं, आपके हाथ में डिवाइसेस हैं, घर में एक डिवाइस तो होगा कम से कम। इंटरनेट आप लीजिए, वाईफाई अगर अड़ोस पड़ोस से किसी से लेना है, एंड आप सर्च करिए, ये चीज़ सर्च करिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। विल यू बी अलाउड टू ट्रैवल आउट ऑफ बॉम्बे, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाती है। किसी ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहा था, बॉम्बे में सिर्फ एक ही कॉलेज है, पहले 2 कॉलेज था, अब एक ही कॉलेज है, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में अब आपको पता चल गया आपको एरोनॉटिक्स करना है। दिस इज़ माई चॉइस, दिस इज़ माई इंटरेस्ट, दिस इज़ माई पैशन, एंड आई नीड टू बिकम एन एरोनॉटिकल इंजीनियर फॉर एनी वियर्ड पर्पज। आई वॉन्ट टू बिकम फाइटर प्लेन पायलट। इस तरीके से मैं अपनी कॉम को सर्व करूँगा। ये आपने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद क्या है, अब आप देखेंगे कि वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो नेक्स्ट इज यू सर्च कि कौन सी कॉलेज है अवेलेबल। तो आपको पता चलेगा IIT बॉम्बे में एक है बैचलर्स इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको JEE देना पड़ेगा। JEE मेंस आपको क्लियर करके JEE एडवांस देंगे। टॉप 150 रैंक आएगा अगर JEE में, तो फिर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बॉम्बे से कर पाएंगे। नहीं तो बीइंग अ मुस्लिम माइनॉरिटी, आपके पास BS अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी है जो साउथ में है, तो आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको फिर मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा यूज़ करके आप वो यूनिवर्सिटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपका एकदम गंदा मार्क्स भी नहीं आया, एकदम अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो फिर आप पुणे चले जाएंगे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। दिस यू हैव टू फाइंड आउट फॉर एवरी पर्टिकुलर कोर्स दैट यू आर डूइंग। एंड ये कोई बहुत ईजी नॉलेज नहीं है, ये मैं आपको 1 घंटे के सेशन में बहुत सारा कुछ बोल के पका दूँ तो कोई मतलब नहीं। यू वॉन्ट गो बैक विद एनीथिंग। मैं बहुत सारा कुछ बोल दूंगा, आपने कुछ नहीं समझना उससे। तो यू नीड टू फिगर आउट फॉर एवरी सिंगल पर्सन कि आपको वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या कोर्स करना है, उसकी कौन सी बेस्ट कॉलेज है, और वो कॉलेज के लिए कितने मार्क्स रिक्वायरमेंट है, एंड व्हाट इफ़ आई डोंट गेट द बेस्ट कॉलेज, व्हाट इज़ द प्लान B, व्हाट इज़ द सेकंड बेस्ट कॉलेज, फिर वो कॉलेज में एडमिशन कैसा है। गो एंड टॉक टू पीपल इन दैट कॉलेज। वो कॉलेज के बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं आजकल कॉलेज के रिव्यूज़ की, collegedunia.com, studystupid.com, stupidsit.com, ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स हैं। इस पे करियर की आप वहाँ पे रिव्यूज़ देखिए, कॉलेज के रिव्यूज़ देखिए, अच्छी है कि नहीं है। गो एंड टॉक टू पीपल, गो एंड टॉक टू द फैकल्टी, फिर आप समझिए एंड देन टेक अ डिसीजन कि मुझे हाँ ये चीज़ ये फला कॉलेज से करनी है, एंड दैट इज़ वाई देन दैट इज़ एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अदरवाइज वॉट एवर यू प्लान टू डू, यू डोंट हैव अ गोल इन माइंड। और उम्मत का भी यही हाल है कि हमारे पास एक डेस्टिनेशन नहीं है, हमको पहुंचना कहाँ है। तो हम निकल तो जाते हैं और फिर हम रास्ते में कहीं तो पहुंच जाएंगे। तो ये वाला एटीट्यूड नहीं हो, आपका एक डेस्टिनेशन डिसाइडेड होना चाहिए कि आज से फॉर दोज हु आर इन द 10th स्टैंडर्ड, फॉर दोज हु आर इन द 12th स्टैंडर्ड, हमारे पास 6 साल है, हमारे पास 4 साल है। वॉट आर वी गोइंग टू डू विथ आवर लाइफ। 4 साल 6 साल इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। एंड ये भी समझ लीजिएगा कि ये आपके 4 और 6 साल ज़िंदगी के आखिरी फ्रीडम वाले टाइम है। उसके बाद आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आने वाली है। यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू फीड योर फैमिलीज, आपकी शादियाँ होनी है, बहुत सारा कुछ उसके बाद जिम्मेदारी आनी है आपके ऊपर। तो ये जो 4 और 6 साल का विंडो आपको मिल रहा है, माई लास्ट मैसेज टू यू इज डू नॉट वेस्ट दिस टाइम। यू कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ इन द नेक्स्ट 4 to 6 year विंडो। अगर आपने कुछ बनना है, अगर आपको यहाँ आके 6 साल बाद खड़े होकर कुछ बात करनी है, उसके लिए आपके पास 4 या 6 साल की ज़िंदगी है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वी नो, एवरीबडी नोज, जो कुछ तो भी कर रहे हैं, मीडियोकर लेवल पे कुछ कर रहे हैं, एवरीबडी, सबकी ज़िंदगी निकल जाती है। तो अगर आपको वैसा ही कुछ करना है
So then that is your choice. But if you want to do something in your life, you need to take that extra effort. Kudos to sir who is here, who's taking that extra effort. You have to have that passion, each one of you. That's it. ये मेरा last message था. Anybody has any questions, any specific industry, I'm more than open to answer questions. पहले questions ले लें कि पहले जवाद सर का ले लें? चलेगा. And if 5 minutes दे दीजिए, if any questions specifically for me, then Jawad sir is going to talk more about medical industry or medicine and allied industries. So medical imaging technology वगैरह वगैरह. तो any specific questions for me, specific हो सकता है, एकदम industry से related हो सकता है. I might have an answer. If I don't have an answer, I'll make that effort कि I'll come back to you with an answer. Louder. Genetics. You don't. I didn't say Muslim community. I said Qaum and Ummat. Qaum is not Muslim community. We have to serve the world. Muslims, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुस्लिम उम्मत के लिए सर्व करने के लिए नहीं भेजा. We are not communal people. हमको अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को सर्व करने के लिए भेजा. हमारे नबी का उसवा भी वही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो दैट इज़ एन इंडस्ट्री. इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दैट, आप कोई भी इंडस्ट्री में जाएं, इफ़ यू आर एट द एपिटोम ऑफ दैट इंडस्ट्री, यू आर सर्विंग पीपल. इल्ला माशाअल्लाह कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे टिपिकली मुस्लिम यूथ नहीं जाते. तो मुझे नहीं समझा. कॉमर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं. आप कॉमर्स में CA CS है, दिस इज एपिटोम ऑफ दैट इंडस्ट्री. उसके नीचे अकाउंट्स है, बहुत सारे. मतलब अब मैंने जैसे कहा अभी, अनइमेजिनेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास करने के लिए. लेकिन यू हैव टू फिगर आउट कि आपको क्या पसंद आता है, एंड दैट इज़ योर रोल. एंड हाउ डू यू फिगर आउट, वो भी मैंने बता दिया. आप सर्च करें ऑनलाइन, यू टॉक टू पीपल हु आर इन द कॉमर्स फील्ड, हु आर प्रैक्टिसिंग देयर. आपको हैरत होगी जब आप एक्चुअल प्रोफेशनल से बात करने निकलेंगे ना. मैं कहता हूँ 60-70% इंडियंस फ्रस्ट्रेटेड हैं उनके जॉब से. वो लोग अपना जॉब छोड़ के कहेंगे कुछ भी कर लो, ये मत करना. जी, ग्रेजुएशन 100% करना ज़रूरी है. ग्रेजुएशन के बिना शादियाँ नहीं होती. मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन तो करना ही है. ये आपका चॉइस है. इफ़ अगर आपने करियर पाथ चूज़ कर लिया है एंड यू आर हेल बेंट कि मुझे यही करना है, तो फिर आप डिप्लोमा कर लीजिए. लेकिन अगर आपके पास अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है और हमने बहुत अच्छे से जहन नहीं बनाया, तो आप अपने पास विंडो ओपन रखिए. 11th-12th करिए. 2 साल में आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा कि शायद ये कर सकते हैं, शायद ये नहीं कर सकते हैं, और फिर 12th के बाद एक डिसीजन लीजिए. लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो डिप्लोमा में घुस जाइए. अगर आपने 3 साल का कोर्स किया तो आज 3 साल का कोर्स आज तक बैचलर्स कंसिडर होता है. आपको देखना है कि बैचलर्स का 3 साल का कोर्स है कि नहीं. एडवांस डिप्लोमा भी 3 साल का होता है. लेकिन आपने अगर 3 साल का कोर्स कर लिया तो आज तक 3 साल इज़ कंसिडर्ड ग्रेजुएशन. BSc है, BA है, बहुत सारे. NAP आ जाएगा तो फिर वो सारे कोर्सेज भी 4 साल के हो जाएंगे. तो ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट का मतलब क्या होता है? एक इंजीनियर ग्रेजुएट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है. होता है. कितने लोग कहते हैं होता है, कितने लोग कहते नहीं होता. एक डॉक्टर ग्रेजुएट होता है. कैसे? हाँ, बैचलर डिग्री रहती है तो ग्रेजुएट हो जाता है. ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, हाँ. और फिर हाँ, हाँ, हाँ. हमारे पास एक स्लैंग है, इंजीनियर, डॉक्टर और ग्रेजुएट. इंजीनियर डॉक्टर नहीं किया तो फिर बाकी जितने भी कोर्सेज हैं सब ग्रेजुएशन. ये हमने टर्मिनोलॉजी क्रिएट की है. इंजीनियर और डॉक्टर, हर वो बंदा जिसके पास डिग्री है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ ग्रेजुएट. 12वीं से लेके डिग्री मिलने तक
वो बच्चे को कहा जाता है अंडर ग्रेड। और डिग्री मिलने के बाद जब वो कोर्स करेगा तो उसको कहते हैं पोस्ट ग्रेड। और फिर जब मास्टर्स हो जाता है और फिर पीएचडी हो जाता है तो उसको कहा जाता है फिलॉसफी इन डॉक्टरेट। तो वो डॉक्टर बन जाता है, वो फला चीज़ का डॉक्टर बन जाता है। जैसे पुराने ज़माने में हकीम होते थे, हकीम जो डॉक्टर होते थे वो डिग्री वाले हकीम नहीं होते थे, वो अपने उस्ताद के साथ रहते थे। एंड जब उनको इजाज़त मिल जाती थी, वो 20 साल 25 साल 10 साल जो भी जितना टाइम उनको लगता था अपने अपने उस्ताद से सीखने का, वो सीख लेते थे, तो फिर वो डॉक्टर बन जाते थे। वैसे ही आज के टाइम पे पीएचडी होता है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर आपको पीएचडी करनी है तो डॉक्टर बन जाते हैं वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के। तो एग्जैक्टली लाइक दैट, इफ़ यू डू एनी कोर्स, वो कोर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेजुएशन कोर्स। अगर आपके पास डिग्री आ गई तो आप ग्रेजुएट हैं कोई भी इंडस्ट्री में। आप फिल्म टेक्नोलॉजी में चले जाएं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले जाएं, कोई भी इंडस्ट्री में आपके पास डिग्री आ गई तो यू आर कॉल्ड अ ग्रेजुएट। तो डिग्री मैं ये कह रहा था डिग्री कंपलसरी है। जब अल्लाह ताला ने हमको पहली आयत में कहा इकरा, तो हमारे पास फिर वो फ़र्ज़ हो गया हमारे लिए कि हमको पढ़ना है। और डिग्रियां आजकल ऑफ द रिकॉर्ड माइक पे हाथ रख के कह रहा हूँ कोई काम की नहीं है, लेकिन हमको करना है क्योंकि विदाउट दैट हमारे लिए बहुत सारे डोर्स क्लोज हो जाते हैं। तो आप जब डिग्रीज कर रहे होंगे तो आप पैरेलली आप दूसरे कोर्सेज कर रहे होंगे। फॉर दोज हु वांट टू गेट इनटू बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बीसीए करना है, आप लोग शैडो करेंगे। जैसे मैंने अपनी स्कूल की बच्ची का बताया था, शी इज शैडोइंग अ ज्वेलरी डिज़ाइनर, वैसे आप लोग अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में एक दूसरे को शैडो करेंगे। सीए जो बनता है तो एक आर्टिकलशिप होती है, दैट इज़ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ दैट इंडस्ट्री। लॉ करना है तो आप एक लॉ के इंटर्नशिप करिए। बहुत सारी इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी इंटर्नशिप्स की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। internshala.com बहुत फेमस है। गो ऑन दीज वेबसाइट्स, डू इंजीनियरिंग या वॉट एवर इंडस्ट्री यू आर गेटिंग इनटू, डू मेडिसिन। मेडिसिन में तो इंटर्नशिप काफ़ी अच्छे से मिल जाती है, लेकिन उसके अलावा जो भी इंडस्ट्री है, इफ़ यू आर एमिंग एट एक्सेलेंस, तो आप वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने के बाद, क्योंकि आपके कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपके टीचर्स इंडस्ट्री रेलेवेंट कुछ बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी होगी, आपका सिलेबस बहुत पीछे होगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को कितना टैलेंटेड निकालेंगे। स्टैटिस्टिक्स मैंने दे दिए, 47% इंडियन पॉपुलेशन इज़ नॉट एम्प्लॉयबल। आपको वो 47 में नहीं आना है, आपको वो टॉप 5 में आना है, जिसको कंपनी ऑफर कर रही है और आप कहेंगे नहीं मुझे दूसरा बेहतर ऑफर मिला हुआ। या फिर एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जो मैं अभी इस वक्त नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। यू गो अहेड एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेसेस। उम्मत को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास पैसा और पावर हमारे हाथ में रहे, बट दैट ऑल विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। आप लोग अपनी पढ़ाइयाँ करें, उसके बाद फिगर आउट कि आपको क्या बिजनेस करना है, गेट इनटू द बिजनेस इंडस्ट्री, एक्सप्लोर करिए दूसरे बिजनेसेस को, बट ऑल दैट विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई आपको आला दर्जे की करनी है, उसके बाद फिर आप बिजनेस में घुस सकते हैं। दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चंस? या विल हैंड ओवर, या वर्ड जी। बहुत सारा तो मैंने कह दिया, मैंने अपने एक्सपीरियंस ही शेयर किए थे। मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने कहा आपको टियर 2 कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, कोई बहुत इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग नहीं की थी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किया है। हमारे फाइनल ईयर में हम CRT टेलीविजन्स पढ़ रहे थे, जो आज बंगार वाला भी नहीं लेके जाता, वो जो बड़े से होते थे फनल शेप के, वो वाले टेलीविजन हम पढ़ रहे थे। और वो टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे तब प्लाज्मा टीवी अवेलेबल था, उसके बाद LED, 4K LED, OLED, सारे ये सब हमने नहीं पढ़ा। तो मैंने भी वैसी कुछ इंजीनियरिंग की थी जो रेलेवेंट नहीं थे बिल्कुल भी इंडस्ट्री में। बट व्हेन आई हैड टू डाइव, मैंने इंजीनियरिंग की और फिर मुझे वापस मेडिकल इंडस्ट्री में आना पड़ा, क्योंकि मेरी कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बनाती थी। अब अगर मैंने कंपनी चालू की और मुझे वो डिवाइस नहीं बनाने आ रही है तो फिर वो पॉइंट ही नहीं था कोई। तो मैंने फिर खुद पर्सनली मैंने बहुत सारे MBBS के कोर्सेज किए। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मैंने इंटर्नशिप की, सिर्फ मायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मसल के सिग्नल्स को, आप लोग सब अपना हाथ पकड़े ऐसे एंड मूव योर फिंगर्स। कुछ हिल रहा है अंदर? एवरीबडी इज फीलिंग दैट? ये इलेक्ट्रिक पल्सेस दिमाग से आ रही है और ये मसल को एक्टिवेट कर रही है, और ये मसल हिल रही है, उसकी वजह से आपका हाथ हिल रहा है। आपके दिमाग ने, मैंने जब आपको कहा तो आपके दिमाग ने यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है,
उसने सुना, उसने दिमाग ने प्रोसेस किया, इलेक्ट्रिक पल्स निकली, यहाँ से यहाँ आई और ये हाथ मूव हुआ। ये था मेडिसिन। मेडिसिन को फिर इंजीनियरिंग के साथ टाई अप करना था। वो इलेक्ट्रिक पल्सेस जो थी वो माइक्रो वोल्ट्स थे, 10⁻⁻⁶ ऑफ अ वोल्ट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोग सब वोल्टेज जानते होंगे। करंट था बेसिकली। वो करंट को मुझे कैप्चर करना था, एम्पलीफाई करना था। एम्पलीफायर आपने सुना है क्या होता है? एम्पलीफायर क्या होता है? ये एक एम्पलीफायर, मैं एक आवाज़ में बात करूंगा, ये उसको एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा। ये सिग्नल जो मेरे हाथ से आ रहा था बहुत छोटा सिग्नल था, इसको कैप्चर करके इसको एम्पलीफाई करना था। यहाँ पे आ गया इंजीनियरिंग वाला एस्पेक्ट। फिर इसको एम्पलीफाई करने के बाद मोटर्स यहाँ पे लगे हुए थे जिससे हाथ खुलता और बंद होता। मैं एक आर्टिफिशियल रोबोटिक हाथ बना रहा हूँ जिसके लिए, जो जिनके हाथ नहीं है उनके लिए। तो मैंने ये यहाँ से मसल कैप्चर कर ली, मेडिसिन वाला पार्ट आ गया। फिर इसका ये वाला पार्ट जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट था, मोटर चल गया। उसके बाद अब डिज़ाइन आई, तो आई हैड टू डू यूज़र डिज़ाइन। आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे आजकल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, स्मार्टफोन। अम्मी अब्बा यूज़ कर पाते हैं, दादा दादी यूज़ कर पाते हैं? नहीं, अम्मी अब्बा नहीं यूज़ कर पाते हैं, दादा दादी स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर पाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि दैट इज़ डिज़ाइंड। उसमें सोशल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में वो सब्जेक्ट मिलेगा आपको। वो डिज़ाइन ऐसा किया गया है, वो इतना इंटुइटिवली डिज़ाइन किया गया है कि आपको पता है नेक्स्ट की बटन कौन सी है और बैक की बटन कौन सी है, और आप हर चीज़ खुद से फिगर आउट कर सकते हैं। किसी ने स्मार्टफोन की मैनुअल पढ़ी है कभी? नहीं, लेकिन दरवाजे पे आज तक पुश और पुल लिखा हुआ देखते हैं। फ़ोन पे लिखा है ये बटन है, इसको प्रेस करना है, प्रेस हियर, ऐसे लिखा है। दरवाजे पे आज तक पुश और पुल लिखा होता है। तो ये होता है डिज़ाइन। फिर मैंने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन भी पढ़ी। डिज़ाइन पढ़ने के बाद मैंने फिगर आउट किया कि कैसे बनता है। अब बन गया पूरा, उसके बाद टेस्टिंग करनी थी, तो क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैंने टेस्टिंग पढ़ी। फिर एक इंडस्ट्री है TUV रेनलैंड, जर्मन कंपनी है, उसके पास वो प्रोडक्ट भेजना पड़ता है, वो लोग उसको टेस्ट करते हैं, सर्टिफाई करते हैं, अप्रूवल्स देते हैं, उसके बाद आप उसको बेच सकते हैं। तो वो अप्रूवल्स का पूरा प्रोसेस पढ़ा। फिर उसके बाद एक कंपनी फॉर्मेशन करनी थी, तो थोड़ा CA/CS वाला भी पढ़ लिया। कंपनी कौन सी टाइप की होती है, सेक्शन 8 बनाएंगे कि प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे कि LLP बनाएंगे, तो वो भी पढ़ लिया थोड़ा बहुत। फिर वो पढ़ने के बाद CA/CS वाला थोड़ा सा, अकाउंट्स वाला थोड़ा सा पढ़ लिया कि कैसे मैनेज करेंगे ये सारा कुछ। फिर फाइनली वो प्रोडक्ट को निकाल के बेचना था, तो बेचने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स आ रही थी। प्रोक्योरमेंट समझना था कि सामान चाइना से मंगाते हैं तो कस्टम्स कितना भरना पड़ता है, इंडिया से वही सेम चीज़ सोर्स करते हैं तो थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन कस्टम्स में पैसा बच जाता है। तो वो प्रोक्योरमेंट की इंजीनियरिंग पढ़ ली पूरी। फिर उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ना था, तो मैं चला गया बैंगलोर, वहाँ से सेल्स एंड मार्केटिंग पढ़ी। फिर उसके बाद फाइनल स्टेप था फंड रेजिंग पढ़नी थी, क्योंकि ये सारा कुछ तो हो गया था, अब बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। उतने पैसे तो लगा दिए थे, अब्बा ने हाथ उठा लिया था कि अब और पैसे नहीं देंगे, तो फिर फंड रेजिंग भी पढ़ लिया। फंड रेजिंग पढ़ा, उसके बाद कंपनी बन गई, प्रोडक्ट आ गया, सब साइज़ वाइज मेजर हो गई। एरोली में एक कैंप रखा, 40 लोग को बेचना था, 40 लोग को देना था फ्री का। उनके मेजरमेंट्स आ गए, उनके हाथ बन गए, कैंप रखा बड़ा है, आज के जैसा ही। कोई भी नहीं आया। हमने कहा यार फ्री में बांट रहे हैं, फिर भी कोई नहीं आया। तो फिर वापस गए उनके पास पूछने के लिए, आपको फ्री का हाथ मिल रहा था, आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा यार हमारा हाथ गया, जब से मशीन में हाथ कट गया था, किसी का कुछ एक्सीडेंट में कट गया था, तब से हमारे पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं है तो हमारे पास वहाँ तक आने के पैसे नहीं थे, तो इसलिए हम नहीं आए। तो फिर वापस जाके मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क सीखा। सोशल वर्क कैसे किया जाता है, उसका भी एक मास्टर्स होता है, MSW, वो किया। फिर समझ में आया कि अच्छा मास्टर्स इन सोशल, ये कहानी बहुत लंबी है, ये 11 साल की कहानी है, एंड ये नेवर एंडिंग है। अब मैंने एक कंपनी चला ली, 2 कंपनी चला ली, एक स्कूल चालू कर ली। मैंने अभी हाल ही में एक स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ मैं। अब स्कूल भी चालू कर ली, तो स्कूल तो चला ही नहीं थी पहले, तो वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। 2 कंपनी मैंने चला ली, मुझे इतना यकीन हो गया कि मैं अब लोगों को गाइड कर सकता हूँ कि कंपनियाँ कैसे चलानी है, कैसे चालू करनी है। तो मैं चला गया 6 महीने के लिए हैदराबाद में एक कंपनी चलाने के जो सेटअप को इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे इंक्यूबेशन जानते हैं आप लोग, जो नया बच्चा पैदा होता है तो उसको ना एक इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं, एक ग्लास का एक वो होता है, शेल जैसा होता है, उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं थोड़े दिन तक, ताकि वो बाहर के सिस्टम से, क्योंकि वूम से फ़ौरन बाहर निकला होता है तो अचानक से बाहर के सिस्टम में आएगा तो झटका लग जाएगा उसको, इतना पोल्यूशन होता है। तो वैसे ही कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो स्टार्टअप्स के लिए होते हैं, क्योंकि नया पैदा हुआ है ये कंपनी और बाहर चले जाएगा तो अभी कोई अदानी अंबानी इसको खा जाएगा।
तो उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। अब वो इंक्यूबेशन सेंटर चालू करना था तो मैं चला गया हैदराबाद, वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर चलाने की एक फेलोशिप कर ली। तो ये कुछ आपको अगर इतना पैशन होगा कुछ करने के लिए तो आप कर पाएंगे, वरना तो फिर सारी बात यहाँ से लेके जाएंगे और फिर सो जाएंगे। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। तो करियर के ताल्लुक़ से आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब मैं कोई फील्ड चूज़ कर रहा हूँ, है ना? लेट्स से आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बनने वाले हैं, आप में से कोई, है ना? या ऐसा सुना हमने कि मैं ये इंजीनियर बनने वाला हूँ। तो पहली चीज़ तो ये मुझको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना? और क्या वजूहत हो सकती हैं कि कोई करियर मैं चूज़ करता हूँ? एक तो ये कि इंटरेस्ट होना चाहिए, एक 3 चीज़ें बोले थे इन्होंने। एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या थी, वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए उस करियर में? हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब पत्ते देने वाली जॉब होनी चाहिए, पैसा, वो पैसा होना चाहिए कि नहीं? तो कोई कोर्स हम करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मिल गई उसमें। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या ये होना चाहिए हमारा कि एक चीज़ मैं कर रहा हूँ तो मैं पहले उसमें सबसे पहले मान लीजिए मैं कर रहा हूँ कोई कोर्स और उसमें मेरा टारगेट ये है, या ऐसा आप लोग बताइए कि वो कौन सी जॉब है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे? कोई ऐसी जॉब पता है? कितने पैसे मिलते हैं डॉक्टर को मंथली? हर साल मतलब चलती है, कभी कभी खत्म होता है। किसी कोविड का एग्जांपल ले लो, सीजन। किसी का बिजनेस खत्म हो गया, डॉक्टर्स अच्छी बात। हर कोई पैसा नहीं सही है। सही, ये लोग पैसे नहीं पैसे। सही। और किसी को पता है हाई पेइंग जॉब कौन सी है? मैथमेटिक्स। तो अगर मैं अपने, हाँ, कितना पैसा मिलता है पर मंथ? पर मंथ ना, या पर ईयर, या एक ट्रिप का? 6 महीने की ट्रिप का 25 से कितना पैसा मंथली, या पूरे मंथली मिलता है? तो अगर मैं ये सोचूं बिजनेस, हाँ ऑब्वियसली बिजनेस में ठीक है। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ वेरी पोटेंशियल फील्ड ऑफ अर्निंग इज यूट्यूब, ऑब्वियसली, वेरी गुड। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं कोई करियर चूज कर रहा हूँ और चूज करने से पहले ये देख रहा हूँ कि उसमें पैसे कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो वो देखने का स्टेप मुझको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि उसके लिए पैसे देगी वो जॉब कि नहीं देगी, काम मिलेगा, धंधा मिलेगा कि नहीं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का। अगर वो नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। कौन सी जॉब अपने को कितना पैसा देगी और कौन से करियर में अपने को कितना पैसा मिल सकता है, ये चीज़, पहली चीज़ तो डिफाइन है ही नहीं। एकदम बकवास क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ कितना पैसा देती है, ठीक। दूसरी चीज़, आपको किसी भी करियर की अवेलेबल मार्केट ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक उसको देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा है। करियर का सबसे पहला फोकस ये होना ही नहीं चाहिए कि मुझको पैसा चाहिए। आप समझ रहे हैं? करियर का ये फोकस होना ही नहीं चाहिए कि मुझको पैसा चाहिए। मुझको पैसा नहीं चाहिए करियर से, करियर पैसा नहीं देता है। आप समझ रहे हैं? करियर पैसा नहीं देता है। पैसा कहाँ से आता है? हाँ, मुझको ऐसा लगता है कि रिस्क अल्लाह देता है। मुझको ऐसा लगता है रिस्क अल्लाह देता है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। सुनिए, मेरे पास सबूत है उसके। मैंने देखा है लोगों को 10th करके और दे आर अर्निंग मोर देन ए पर्सन हु हैज डन MBA। एग्री? आज भी मैंने लोग देखे उन्होंने 10th किया है
बीएससी को मैथ्स पढ़ा रहे, 12th को मैथ्स पढ़ा रहे हैं, देखा हूं मैंने। 10th करके 12th को मैथ्स पढ़ा रहा है और बंदा मंथली लैक्स में कमा रहा है, लैक्स में कमा रहा है। एक थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ आपको। 2016-17 में मैं कोलाबा में होम ट्यूशन्स दिया करता था। हम जिनके थ्रू होम ट्यूशन्स देते, हमारे बॉस जो थे वो पारसी थे, उनके थ्रू वो हमको हायर करते थे सैलरी पे, और फिर हमें जो कस्टमर्स होते थे स्टूडेंट्स, उनके घर पे वो भेजते थे, हम जाके पढ़ाते थे। ये सर जो थे हमारे मैथ्स पढ़ाते थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मैथ पढ़ाते थे। तो क्वालिफिकेशन खास नहीं था, लेकिन तो जितने भी स्टूडेंट्स थे सारे वीवीआईपी स्टूडेंट हैं। वीवीआईपी समझते हैं? जी जो चैनल है ना, जी चैनल, वो उनका एक, उनकी बेटी को वो पढ़ाया करते थे, जी चैनल। ऐसे जितने भी बिग शॉट लोग थे, जितने भी बिग शॉट, अगर कोई राइटर है तो ऐसा राइटर जिसकी बुक्स के ऊपर मूवीज बनाई जाती हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को वो पढ़ाया करते। क्यों? क्योंकि वो उन्हें जानते थे कि साहब ये आदमी को मैं बुलाऊंगा, मेरा बच्चा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। ये उनको पता, ये उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी, मैं ये नहीं बोला, उन्होंने मेहनत बहुत की उस आदमी ने। वो सुबह 4 बजे निकलता है घर से और अपना काम चालू कर देता है, मेहनत बहुत की। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसके पास इतनी वो क्वालिफिकेशन नहीं है ना, उसने एमबीए नहीं किया, उसने पीएचडी नहीं की। लेकिन मैंने लोग देखा जो पीएचडी कर रहे हैं और 15,000 की जॉब के लिए लाइन में बैठे। 2015 में मैं यहाँ गया, ये मुंबई में अपना मुंबई यूनिवर्सिटी के पीछे एक ये है कॉलेज है, भूल गया उसका नाम मैं अभी। हाँ नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी है ना अपनी, ये ओवल ग्राउंड है बॉम्बे में। नहीं, एक कॉलेज है, बहरहाल भूल गया मैं जॉब के लिए गया था वहाँ पे एमएससी के बाद। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया हॉल में, और थोड़ी देर, सबसे पहले ही पहुँच गया था मैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा चारों तरफ पूरा हॉल भरा हुआ था, और जितने भी लोग थे सब मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड थे। मैं सिर्फ एमएससी करके गया था, बीएससी एमएससी। वहाँ पे हर एक पीएचडी था, कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर चुका है। मेरे को पता नहीं था उस जॉब में सैलरी कितनी है। वहाँ पे बैठने के बाद मुझको पता चला वहाँ पे जो सैलरी थी वो 15,000 थी। वहाँ पीएचडी के बहुत सारे लोग ऐसा लाइन लगा के बैठे थे। खैर मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन अच्छी चीज़ नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस माइंडसेट के साथ कतई नहीं पढ़ना चाहिए कि ये जॉब मुझको पैसा दे। इसका मतलब ये नहीं R&D रिसर्च नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए आपको कौन सी जॉब एम्प्लॉयबल है या नहीं। फिर पैसा किस चीज़ में मिलता है? पहली चीज़, पैसा रिस्क जो है अल्लाह ताला देता है, और सबको ही देता है इक्वली, चाहे मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम, सबको अल्लाह ताला ही देता है। दूसरी चीज़ ये, अगर उसको बहुत मटेरियलिस्टिक वे में देखें पैसा कैसे मिलेगा, उसका तरीका ये है कि आप उस चीज़ को पकड़ें जो आपका इंटरेस्ट है, और उसके अंदर आपको एक्सेलेंस लेके आना। कौन सा काम? कौन सा काम? जावेद हबीब का नाम सुना है किसी ने? जावेद हबीब कौन है? जावेद हबीब सलून। आप में से किसी का करियर ऑप्शन सलून है क्या? कोई चाहता है नाई बने? जावेद हबीब नाई है। कितना पैसा लेता है हेयर कटिंग का? मेरे ख्याल से, मैं कभी गया नहीं उसके पास, 15 से 20,000 एक टाइम का। 10,000 तो उसके स्टूडेंट लेते हैं। जिनको जावेद हबीब ने कटिंग सिखाई है, वो स्टूडेंट्स जब जाके शॉप खोलते हैं, कहीं बोलते हैं हमने जावेद हबीब से सीखा है, उसके पास अगर आप जाएंगे तो 10-15,000 वो लेगा। मतलब जावेद हबीब उससे कहीं ज़्यादा लेता है। क्यों? जावेद हबीब की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसके पास एक्सेलेंस है। एक चीज़ तो वो कि जो वो काम करता है वो उसके इंटरेस्ट से मैच करता है। जैसे सर ने अभी बताया कि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका एप्टीट्यूड, मैं वो कितने अच्छे से कर सकता हूँ, वो चीज़ एक्सेलेंस होती है। धीरे धीरे इंटरेस्ट शुरू हुआ, और ये स्पार्क धीरे धीरे जब पीक पे पहुँचता है ना, ये एक्सेलेंस बन जाता है। और वो एक्सेलेंस में कोई भी चीज़ जाने दो, वो एक्सेलेंस आपको बहुत पैसा देने वाली है, बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली है। एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। एमबीए करने के बाद जॉब मिलती है क्या? कितने की जॉब मिलती है? कोई बता सकता है? एमबीए करने के बाद 20-25,000, 15,000, 20,000, 22,000,
MBA कीजिए, आप जाके किसी को बोलेंगे लोग यार MBA मत कर, एकदम बेकार चीज़ है, क्या पढ़ रहा है तू, इस चक्कर में लोग ऐसा घसते रहते हैं, 5-6 साल बाद पहुंचेगा तो भी सैलरी 30-35 हज़ार होगी इतनी। आप सेल्स एंड मार्केटिंग में MBA कीजिए, HR में MBA कीजिए, किसी भी चीज़ में MBA कीजिए, बहुत बेकार हालत है अगर आप बाहर जाएंगे तो। लेकिन MBA करने के बाद ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो 1 से 2 दिन में एक वर्कशॉप करने का, 2 दिन वर्कशॉप करने का 3 से 5 लाख रुपया ले लेते हैं। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में उसने भी MBA किया है। MBA वैसा ही नॉर्मल कॉलेज से MBA करके आया होगा, उसका MBA इसलिए कामयाब है क्योंकि उसने पढ़ाई की है और तरीके से जैसी करनी चाहिए, उसने टाइम पास नहीं किया है। उसने जो MBA किया ना, उसने समझ के किया मेरे को MBA क्यों करना है, क्योंकि मेरी जो क्वालिटीज़ है, मेरा जो एप्टीट्यूड इससे मैच करता है, इससे मैंने MBA किया। बात समझ में आ गई आप? मेरे को इतनी सी बात करनी थी, बस ये समझाना था कि करियर जब हम चूज़ करें तो हमको क्या चीज़ कंसीडर नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आपको कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बेसिकली मैं जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो मेडिकल कोर्सेज है। मेडिकल कोर्सेज मतलब हो गया MBBS, BDS, BUMS, BHMS, BAMS, BBSc और बैचलर ऑफ नेचुरलोपैथी एंड योगिक साइंस। ये सारे कोर्सेज कहाँ से होते हैं? कौन कराता है कोर्सेज? सॉरी, ये कोर्सेज में एडमिशन का क्या प्रोसेस? नीट का एग्ज़ाम। नीट तो सबको पता है। तो जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो बच्चा जब करता है, 720 का एग्ज़ाम होता है, 720 मार्क्स का। 2 मिनट। नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं अपने पास। कौन से 3 सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 720 मार्क्स का पेपर है। ईयरली होता है, 12th के बाद करते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, जितने चाहें आप उतने रिपीट कर सकते हैं। 720 मार्क्स का पेपर है। उसमें आपको अगर MBBS करना है तो कम से कम, अगर गवर्नमेंट सीट से करना है तो 600 मार्क्स लाएंगे तो इंडिया में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा। मुंबई में अगर आपको करना है तो आपको कम से कम 650 मार्क्स लाने, तो आपको गवर्नमेंट MBBS मिलेगा, जिसमें पर ईयर फीस 1 से 1.5 लाख होगी और 5.5 साल का MBA इंटर्नशिप, MBBS, उसके बाद इंटर्नशिप और उसके बाद बाकी जो है MS MD जो आपको करना है, उसके बाद 2-2.5 साल की पढ़ाई और है। तो ये उसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। नीट एक अच्छा एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर आप नीट कर रहे हैं तो जो भी आपने पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं, अगर आपके 600 मार्क्स नहीं आते, मान लीजिए आपके 500 मार्क्स आए, तो भी वो एग्ज़ाम दे के आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं हो रही है। वेस्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि 500 मार्क्स में अगर आपको MBBS नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा कोर्स मिल जाएगा। या मान लीजिए आपके 500 से 600 के बीच में मार्क्स आएंगे तो आपको गवर्नमेंट सीट का BDS मिल जाएगा, डेंटल सर्जरी, ठीक है। और अगर 500 भी नहीं आते, 500 से 400 के बीच में आपके मार्क्स आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट का BAMS मिल सकता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक। गवर्नमेंट का BAMS मिल सकता है, गवर्नमेंट का BVSC मिल सकता है, वेटरिनरी साइंस। डेंटल सर्जरी अगर अपने को करना है तो 500 से 550 से 600 के बीच में मार्क्स चाहिए। डेंटल सर्जरी अगर आपको करना है BDS, जिसकी जो फीस होती है, अगर गवर्नमेंट सीट है आपकी तो समझिए कुछ 1 लाख पर ईयर उसकी कुछ फ़ीस होगी। उसमें भी अगर आपकी कैटेगरी है तो फीस और कम हो जाती है। और अगर आपके पास कुछ EWS टाइप का फॉर्म है या OBC है या माइनॉरिटी कॉलेज है, जैसे पूना में आज़म कैंपस है, माइनॉरिटी कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो 50% फीस और कम हो जाती है। तो ये कोर्सेज हैं जो आप उससे कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी है अपने पास, वेटरिनरी साइंस का। वेटरिनरी साइंस कोई जानता है क्या होती है? हाँ, जानवरों के डॉक्टर। जानवरों के डॉक्टर का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहले इतना नहीं था लेकिन अभी बहुत है, क्योंकि हर एक आदमी क्या कर रहा है, सबके पास पेट है। मुस्लिम कॉलोनीज़ को थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप, अगर बाहर जाएंगे आप तो आपको हर एक घर में कोई ना कोई पेट ज़रूर मिलेगा। या फिर अगर ऐसा बोलें, इसका लॉजिक ये है कि आजकल जो फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़। न्यूक्लियर फैमिलीज़ मतलब
दो बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, और एक छोटे छोटे घरों में लोग ऐसा एक सिंगल फैमिली रह रहे हैं। तो इस तरह की आजकल फैमिलीज़ हैं। और अर्बन में तो सेटअप ही है, अर्बन सेटअप यही है जो सिटीज़ में लोग रहते हैं। जी जी, तो अर्बन सेटअप तो यही है। तो अगर लोग जब रहते हैं तो एक उनको अकेलापन महसूस होता है, उस अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए किस जानवर को लाते हैं भाई, या तो ये, या फिर कुछ लोगों का जेन्युइन इंटरेस्ट भी होता है। तो ओवरऑल ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि वेटरिनरी साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसका एक अच्छा स्कोप है और उसको किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे BVSC करके अगर अपन MBA कर लेते हैं तो उसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एनिमल के फूडर्स बनाती हैं, खाने बनाती हैं, वो क्वालिटीज़ चेक करती हैं फूड की कि एनिमल को जो खाना जा रहा है, वहाँ पे ये जो लोग होते हैं जो BVSC और MBA करके गए, इन लोगों की हेड की पोजीशन होती है और ये सारी चीज़ें करते हैं वहाँ पे। तो एक ऐसी फील्ड है जिसका बहुत अच्छा स्कोप है, उसको हम BVSC कहते हैं। ड्यूरेशन सेम 4.5 साल का ड्यूरेशन है उसका। इसके बाद अगर BAMS की बात करें तो उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है 350 से 400 के बीच में। फिर होम्योपैथिक मेडिसिन सेम लगभग 350 से 400 के बीच मार्क्स अगर आपके आते हैं नीट में तो वो मिल जाता है। उसके बाद नेचुरोपैथी आती है। नेचुरोपैथी में आपको मेडिसिन दी नहीं जाती, उसमें ट्रीटमेंट होता है नेचुरल चीज़ों से। जितने भी अरोमा हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ये सारी चीज़ों से इलाज किया जाता है। नेचुरोपैथी में एडमिशन का प्रोसेस भी नीट से ही है। अगर आपके 350 मार्क्स आते हैं तो मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो नीट के बाद हमको दिए जाते हैं, जिसमें करियर बनाना बहुत अच्छा है और आसानी से किया जा सकता है। ये वो सारे जो नीट के थ्रू मिलते हैं। और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो बिना नीट के जिसमें हम जा सकते हैं। कोई ऐसा कोर्स बता सकते हैं आप जो बिना नीट के हो सकता है? नहीं, मैं मेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। पैरामेडिकल, फार्मेसी कर सकते हैं, B.Pharm कर सकते हैं, और BSc नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है जिसके लिए आपको नीट की ज़रूरत नहीं है। और पैथोलॉजी, आप इसको बोलेंगे MLT, BMLT, फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, BPT, वो भी कर सकते हैं आप। उसके लिए भी नीट नहीं चाहिए अपने को। रेडियोग्राफी में हमारा आता है एक्सरे टेक्नीशियन जो एक्सरा निकालता है, दूसरा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, तीसरा जो डायलाइसिस करता है वो, MRI करता है उसका टेक्नीशियन। ये सारे अलग अलग टेक्नीशियन हैं और ये बिना नीट के कोर्स होते हैं जो किए जा सकते हैं। ये सारे पैरामेडिकल के कोर्स बिना नीट के हो सकते हैं। लेकिन अगर नीट किया जाए तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सारे रेडियोग्राफी के कोर्सेज हैं, जो टेक्नीशियन आता है, MRI, एक्सरे, ये सारे रेडियोग्राफी के कोर्सेज हैं। लेकिन रेडियोग्राफी करने के लिए मान लीजिए आपने अगर BMLT किया है आपने, अगर ये पैथोलॉजी लैब वाला कोर्स में आपने बैचलर कर रखा है, तो अभी अपन जॉब के लिए जाएंगे तो अपने को जॉब मिलेगी 8 से 10 हज़ार के बीच में, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत बढ़ के वो हो जाएगी 15,000। 4-5 साल हो गया तो 25,000, 30,000, मैक्सिमम 30 पकड़ के चलिए। उसके बाद वो रुक जाती है, उसके बाद उसमें सैलरी नहीं बढ़ती। या फिर आप अपना एक लैब डाल सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको एक डॉक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। सेम एक्सरे में भी ऐसा कर सकते हैं, अपन एक छोटा सेंटर खोल सकते हैं, वहाँ पे एक्सरे मशीन डाल सकते हैं, MRI मशीन डाल सकते हैं, डायलिसिस, क्योंकि आजकल डायलिसिस बहुत होती है, किडनी के इश्यूज़ बहुत होते हैं। पर डायलिसिस, मैं सिर्फ एक डायलिसिस का टेक्नीशियन हूँ, उसके लिए अपने को एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। और रेडियोलॉजिस्ट जो होता है वो MBBS MD होता है, स्पेशलाइज्ड इन रेडियोलॉजी। उसका साइन लगता है रिपोर्ट के ऊपर, एक्सरे रिपोर्ट के ऊपर साइन होता है ना वो। तो रेडियोलॉजी भी की जा सकती है वो, फिर लेकिन नीट का MBBS का प्रोसेस हो गया। उसके बगैर हम रेडियोग्राफी भी कर सकते हैं। लेकिन रेडियोग्राफी सिर्फ अगर अपन एक्सरे करें और सिर्फ ये सोचें कि छोटा मोटा जॉब कर लेंगे तो वो एक इफेक्टिव करियर नहीं है। उसमें अगर हम ऐसा सोचें कि मैं अपना एक छोटा सा लैब बनाता हूँ
और उसमें किसी रेडियोलॉजिस्ट को हायर करता हूँ, तो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ हो सकती है। अदरवाइज पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं उसको करने के बाद बहुत अच्छा फ़ायदा किसी से भी नहीं। जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज, ना तो पैथ लैब से कोई बहुत अच्छा फ़ायदा है, ना एमआरआई करने से, ना एक्सरे करने से, ना डायलिसिस वगैरह करने से। ये कोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ अगर उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे आप तो कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो अपना कोई सेटअप बनाए तो अच्छा है। तो पैरामेडिकल के कोर्सेज में ऐसी कोई खास ग्रोथ है नहीं बिना नीट के जो कोर्सेज हैं। हाँ, बीएससी नर्सिंग ऐसा कोर्स है जिसका स्कोप काफ़ी अच्छा है और उसकी सैलरी भी ऑलमोस्ट एक डॉक्टर के जितनी ही होती है बीएससी नर्सिंग की। पर वो जब एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने के बाद कहीं से अगर किया जाए तो, जैसे जेजे हॉस्पिटल जाते हैं, जेजे हॉस्पिटल में जाके अगर आप उनको पूछेंगे भाई हमको जेजे हॉस्पिटल से डायलिसिस का कोर्स करना है, तो वो एग्ज़ाम होगा उनका। वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद अगर आप वहीं से वो कोर्स करते हैं जेजे से ही डायलिसिस का, तो फिर उसका स्कोप जो है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जेजे हॉस्पिटल के पीछे एक और इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट है, उन्होंने तीन ऑफिस में वो कोर्स चालू कर रखा है पैरामेडिकल का। वहाँ पे जाके वो कोर्स करता है, तो कोर्स में आपको लगभग 50,000 इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, 50 से 60,000, उसका कोई बहुत अच्छा फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर आप गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू कोई कोर्स करते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट अपने को है और उसका स्कोप भी है। लेकिन अगर डायरेक्ट वो किया जाए पैरामेडिकल के कोर्सेज, तो उसमें कोई बहुत ख़ास अपने को फ़ायदा है नहीं। लेकिन जहाँ तक नीट की बात है, तो नीट में ये है कि उसका प्रिपरेशन करना चाहिए अच्छे से। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है बहुत अच्छी बात, 1-2 अटैम्प्ट और ट्राई कर सकते हैं हम, वो बेटर है बनिस्बत इसके कि हम जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज कर लें। उससे इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं जो बिना नीट के होता है। तो नीट में बच्चा ड्रॉप लेता है, प्रिपरेशन करता है, तो उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। एमबीबीएस एक अच्छा कोर्स है, उसके साथ स्पेशलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे साइकाइट्री में साइकाइट्रिस्ट बन सकता है वो एक, फिर एमडी साइकोलॉजी, एमडी साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन कर सकता है, या फिर अगर उसको इस फील्ड में नहीं जाना है तो बीए कर सकता है, बीए ऑन साइकोलॉजी कर सकता है, एमए ऑन साइकोलॉजी कर सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, जिसमें इसका काम सिर्फ ये होगा, अगर ये बीए साइकोलॉजी अगर लेता है, साइकोलॉजिस्ट अगर बनता है, तो ये अपने पेशेंट की काउंसलिंग कर सकता है। काउंसलिंग का मतलब ये कोई पेशेंट आया, उसको जाके फिर ये बताएगा कि देखो ये होगा, तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं सोचो, उसका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगा। इसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये बीए और एमए साइकोलॉजी करके क्लिनिकल साइकोलॉजी से हो जाता है। एक होता है साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट क्या करता है, पहले पता करता है आपको बीमारी क्या है, साइकोलॉजी, उसके बाद उसकी दवाइयाँ देता है। तो वो जो दवाइयाँ देता है वो साइकाइट्रिस्ट है, और वो साइकाइट्रिस्ट बना है एमबीबीएस और एमडी से, तो वो चीज़ भी की जा सकती है। तो नीट इन जनरल अगर देखें तो उसमें मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन चाहे वो नीट हो या यूपीएससी हो या जेईई, किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हमको करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, या फिर वो कैट हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना इसलिए ज़रूरी है कि वो जो प्रोसेस है तैयारी करने का, वो प्रोसेस आपकी पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव कर देता है। अगर बिना तैयारी की किसी भी चीज़ में एडमिशन लिया जाए तो वो शायद इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी कि तैयारी के बाद हो जाती। वो जितने भी ईयर्स होते हैं, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जैसे यूपीएससी है। यूपीएससी कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? आप बताइए यूपीएससी क्या होता है? क्या होता है? वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद अपने को क्या मिलता है? कोई जॉब मिलती है? पुलिस आईएएस ऑफिसर, वो कोई जॉब है सर क्या? यूपीएससी करने के बाद तो कोई कोर्स है क्या? वो डायरेक्ट जॉब मिलती है ना? उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या? ग्रेजुएशन मतलब क्या चाहिए? बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी ग्रेजुएशन उसकी? अच्छा, एज लिमिट भी है, तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है, उसको देने के बाद आप डीएम बन जाएंगे। डीएम ना डीएम ही बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, या फिर आईएएस,
तो वो आदमी जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके आया है उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट का मिनिस्टर कैसे बना देते, जबकि उसकी कोई पढ़ाई नहीं है, वो एमबीए नहीं करके आया, वो पीएचडी नहीं करके आया, कुछ खास पढ़ाई नहीं करके आया वो। 10 लाख सिलेक्ट दे पाएंगे 10 लाख। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई कंपनी अपनी कंपनी का मैनेजर बनाए, है ना, तो कंपनी किसी एम्प्लॉय को मैनेजर कब बनाती? जब उसके पास एक्सपीरियंस होता है, क्वालिफिकेशन होती। लेकिन यहाँ पे तो एक्सपीरियंस है नहीं उसके पास, क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन है, तो फिर वो इतनी बड़ी पोस्ट पे कैसे उसको भेज दिया जाता है? एक साल ट्रेनिंग होती है ना, इंटरव्यू क्लियर करके एक साल ट्रेनिंग होती है, उनको पूरा बताया जाता है, पूरा पकड़ किया जाता है, लोग को किसी इंटरव्यू में काम करने की ट्रेनिंग होती है। करंट अफेयर्स के रिलेटेड तो का स्ट्रक्चर वगैरह सब सब्जेक्ट में कवर किया है। वेरी गुड। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ से आपको कि ये जितना भी उसका प्रिपरेशन है यही उसकी ट्रेनिंग। यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, यही उसकी ट्रेनिंग है। इसीलिए वो एग्ज़ाम होने के बाद उसको डायरेक्ट जॉब मिलती है। इसी तरह से हम जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार कर लेता है, उसकी वजह से हम अच्छा कर पाते हैं। इसीलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो या एमबीए करने के लिए कैट हो या कोई और एग्ज़ाम हो जिसको नीट भी बोलते हैं या जेईई इंजीनियरिंग के लिए, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर बच्चा 10th के बाद करता है तो उसके लिए वो एक इफ़ेक्टिव चीज़ है जो उसको करनी चाहिए। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। कोई क्वेश्चन है तो मैं इधर हूँ, कोशिश करूँगा आंसर करने की, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। न्यूट्रिशनल साइंस डायटीटिक्स वगैरह